हेलो बच्चों, वेलकम टू इग्नाइट क्लास। आज हम क्या करेंगे? रिवीजन किसका? लॉ ऑफ मोशन का। क्यों हम लॉ ऑफ मोशन का रिवीजन कर रहे हैं? क्योंकि कमेंट में बच्चों ने क्या कहा था कि लॉ ऑफ मोशन को सर एक बार रिवाइज करा दीजिए, लॉ ऑफ मोशन को रिवाइज करा दीजिए। तो लॉ ऑफ मोशन को आज रिवाइज किया जाएगा और साथ साथ में क्या, लिफ्ट वाले केस को भी हम समझेंगे कि लिफ्ट वाले केस कैसे किए जाते हैं, कैसे सॉल्व किए जाते हैं, कॉन्सेप्ट भी उसके समझेंगे। ठीक है, कुछ बच्चों के कमेंट थे कि सर ऐसा है। सर आप और भी बच्चे सुने जो बच्चों को जिस भी टॉपिक में जिस भी टॉपिक में अगर दिक्कत आती है तो वो कमेंट बॉक्स में किसी भी वीडियो के या जो अभी प्रेजेंट टाइम का जो वीडियो है उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट हो, जैसे एक बच्चे ने कमेंट किया है कि मुझसे सॉलिड के चैप्टर में जो है कि सर एक बार रिवाइज करने को, तो सॉलिड का चैप्टर भी है, रिवाइजन जल्द से जल्द उसको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जो भी चैप्टर में, जो भी टॉपिक में, जिस भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं मोस्ट प्रोबेबली है कि आपको रिप्लाई जरूर करूंगा और आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ मोशन। और इम्पोर्टेंट जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो पढ़ेंगे, ठीक है, सिर्फ रिवीजन के लिए। तो फोर्स क्या होता है आप सभी को पता है। फोर्स सबसे पहले लॉ ऑफ मोशन में पढ़ते हैं हम क्या, फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है पुश, एक होता है पुल। एक होता है पुश एंड पुल टाइप के। ठीक है, और क्या हमने देखा है? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, इट मींस वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्स, मतलब इसका वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्स जीरो हो। क्या हो? जीरो। देन ओनली देन द पार्टिकल रिमेन अनएक्सेलरेटेड। तभी इस केस में ही पार्टिकल जो है अनएक्सेलरेट करेगा, मतलब उसका एक्सेलरेशन जो है क्या होगा? जीरो होगा। एक्सेलरेशन जो है जीरो होगा। एक्सेलरेशन जो है जीरो होगा, रिमेन एट द रेस्ट। तो यही कहते हैं कि जब तक किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल न लग जाए या कोई एक्सटर्नल फोर्स नॉट अप्लाई, देन अ बॉडी इज, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगी, ना उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में बनी रहेगी, अगर वो कॉन्टिन्यूअस वेलोसिटी से मोशन कर रही है तो करती रहेगी। कब केस में? जब एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल सम ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग, कैसा सम? वेक्टर सम। सम भी कैसा? वेक्टर सम जीरो होगा, तब वो बॉडी क्या करेगी? एक्सेलरेशन। In the simple word, net external force on body is zero. Its acceleration, its acceleration, its acceleration can be non-zero. अगर ये F नॉट जीरो होगा तो एक्सेलरेशन कैन नॉट बी जीरो, मतलब ये जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये बात बात की है। ठीक है, लेकिन ये याद जरूर रखें, ये याद जरूर रखें। ठीक, देखो अब बात आती है कि कोई भी बॉडी कंप्लीटली एक्सेलरेशन में हो, कंप्लीटली मोशन में हो या नहीं हो, ये तो किस पे डिपेंड करता है? ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। जस्ट लाइक आप जो है कि कोई गाड़ी में बैठा है, ठीक है, और आप उसके साथ साथ गाड़ी में आप भी बैठे हैं, दो आदमी साथ में गाड़ी में बैठे हैं, ठीक, और गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है, तो एक दोनों की दोनों, लेकिन गाड़ी में दोनों बैठे हैं तो वो तो दोनों रेस्ट में हो गए। क्या हो गए? रेस्ट में होंगे। मान लो एक गाड़ी है, ये गाड़ी है, इसमें यहाँ दो लोग बैठे हैं और ये गाड़ी क्या हो रही है? एक्सेलरेट हो रही है। गाड़ी जो है ये मूव कर रही है ऐसे, तो ये जब एक्सेलरेट करेगी तो यहाँ एक्सेलरेशन है, तो लेकिन ये दोनों तो एक दूसरे के लिए रेस्ट हैं, लेकिन थर्ड पर्सन यहाँ बैठ खड़ा है, तो इसके लिए ये एक्सेलरेशन है लेकिन इनके लिए ये एक्सेलरेशन
नहीं है। तो एक्सेलरेशन जो है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है, यानी कि न्यूटन फर्स्ट लॉ भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगा, फ्रेम ऑफ डिफरेंट पर डिपेंड करेगा। क्या करेगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगा। द पार्टिकल इज जनरल डिफरेंट measure from the different frame it possible then the first law is valid all frame of reference that the first law is valid all क्या, ये क्वेश्चन मार्क है, क्या सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन का फर्स्ट लॉ या न्यूटन के लॉ वैलिड हैं? तो नहीं, सभी में वैलिड नहीं होते हैं, सभी में वैलिड नहीं होते हैं। ठीक है, सभी में वैलिड नहीं होते हैं। देखो, देयर आर द सम फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है? वैलिड होता है। मेजर एक्सेलरेशन सच एज अ फ्रेम यू अलाउड दिस से a is equal to 0 and f is equal to 0, उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में f is equal to 0 होगा तभी a is equal to 0 माना जाएगा। और वो कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर कोई बॉडी ऑलरेडी एक्सेलरेट कर रही है और उसके अंदर बैठा हुआ आदमी है तो वो ये चीज नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि वो जिस सरफेस पे, जिस गाड़ी में, जिस जगह पे बैठा है, समझो अगर हम अर्थ पे खड़े हैं और अर्थ पे खड़ा होके ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, अर्थ पे खड़ा होके ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं किसी चीज का, तो ये तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। लेकिन आप समझिए, आप एक किसी ऐसी गाड़ी में बैठे हैं, किसी ऐसी चीज में बैठे हैं जो ऑलरेडी एक्सेलरेट कर रही हो, और वहां से बैठ के आप किसी दूसरी चीज को क्या कर रहे हैं? अवलोकन कर रहे हैं या उसका कोई वैल्यू निकाल रहे हैं, उसकी वेलोसिटी देख रहे हैं, उसका पोजीशन देख रहे हैं, तो ये इनर्शियल फ्रेम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप जिस गाड़ी में, जिस सरफेस पे या जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, वो बॉडी ऑलरेडी क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है। तो एक्सेलरेटिंग बॉडी में अगर कौन ऑब्जर्वर बैठा होगा? कौन बैठा होगा? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर अगर एक्सेलरेशन बॉडी में बैठा होगा तो वो वहां पर न्यूटन लॉ वैलिड नहीं होता है, वहां पर न्यूटन लॉ वैलिड नहीं होता है। जिस तरह लिफ्ट का केस, ठीक है, या और भी केसेस हैं जो बॉडी बॉडी एक्सेलरेट करती हैं, वहां न्यूटन लॉ वैलिड नहीं होता है। तो फिर उसके लिए क्या करना होता है आगे सीखेंगे। देखो, कुछ ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं जहां न्यूटन लॉ नॉट वैलिड होता है। क्या होता है? नॉट वैलिड होता है। ठीक है, एंड वैलिडिटी ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ डिपेंड अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये देखो, लोग जो है ना, वैलिडिटी जब तक नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे कि न्यूटन लॉ कहाँ वैलिड है कहाँ नहीं वैलिड है, तब तक उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, from which the observer measure the state of rest, motion and the acceleration of position। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? न्यूटन लॉ भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। ठीक, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच, देखो अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है समझो, कौन से फ्रेम में न्यूटन लॉ वैलिड है ये भी समझेंगे। अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन फर्स्ट लॉ इज वैलिड इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जिस फ्रेम में न्यूटन लॉ वैलिड होगा उसी फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अ फ्रेम इन विच न्यूटन फर्स्ट लॉ इज नॉट वैलिड या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसे क्या कहेंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां न्यूटन के लॉ वैलिड है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां न्यूटन के लॉ वैलिड नहीं है। इनर्शिया, इनर्शिया इज द इनहेरिएंट प्रॉपर्टी। अब आप समझिए इनर्शिया क्या होता है। देखिए, हम फटाफट रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, आपकी नोट्स में लिखा हुआ है, तो सब चीज लिखाने की और डेरिवेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वेस्ट करना टाइम जरूरत नहीं है, तो हम आपको खाली समझाते चल रहे हैं कि क्या क्या जरूरी चीज है इस चैप्टर की।
कॉन्सेप्ट के हिसाब से। चलिए, इनर्शिया, इनर्शिया इज द इनहेरिएंट प्रॉपर्टी। इनर्शिया क्या है? एक प्रकार से इनहेरिएंट प्रॉपर्टी है, इनहेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच रजिस्ट अ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। समझो, इनर्शिया क्या होती है? इनर्शिया बॉडी की वह प्रॉपर्टी होती है जो रेजिस्ट करती है। अगर आप बैठे हुए हैं और कोई आपको कहता है कि यार चलो घूम के आते हैं या चलो दौड़ के आते हैं, तो आप क्या करते हैं? अरे छोड़ ना यार। तो यही इनर्शिया है। इनर्शिया क्या होता है? बॉडी की, हर एक बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है। इनर्शिया जो है हर एक बॉडी की, इनर्शिया जो है हर एक बॉडी की वह प्रॉपर्टी है, हर एक बॉडी की वह प्रॉपर्टी है जिससे वो होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है? अगर वो कोई बॉडी मोशन में है, क्या है? यूनिफॉर्म मोशन में है, तो उसके मोशन में अगर आप ब्रेक मारेंगे तो भी इनर्शिया आएगा। जैसे ही आप ब्रेक मारेंगे, अब गाड़ी आप जस्ट लाइक समझो, आप बस में ट्रेवल कर रहे हो। क्या कर रहे हो? बस में ट्रेवल कर रहे हो, बस में बैठे हो, बस कंटिन्यूअस वेलोसिटी से मान लो 50 मीटर पर सेकंड से दौड़ रही है, तो आप उसके अंदर बैठे हो, तो आप भी इस हिसाब से क्या कर रहे हो? बस में हो तो आपकी भी वेलोसिटी है। लेकिन एक बैग बस के ड्राइवर ने क्या कर दिया? ब्रेक मार दिया। क्या कर दिया? ब्रेक मार दिया। तो ब्रेक मारने से जो, अब ब्रेक कहाँ लगता है? ब्रेक लगता है बस के पहिए में। ब्रेक ब्रेक कहाँ लगता है? बस के पहिए में। ब्रेक तो पहिया में लगा, पहिया रुक गया। अब पहिया रुक गया, अब पहिए से कनेक्ट होता है कौन? बॉडी, नट बोल्ट के थ्रू। ठीक, तो वो जो है कि वो भी रुक जाएगा। और बॉडी के साथ साथ आपका पैर, पैर क्या होता है? बॉडी से कनेक्ट होता है, ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शन। तो जो आपका बॉडी का, आपके शरीर का जो लोअर पार्ट है, वो क्या होता है? वो अटैच होता है किससे? बस के सरफेस से, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ता है, उसको भी ब्रेक लगता है। लेकिन जो आपका अपर बॉडी है, कमर के ऊपर का हिस्सा, तो वो क्या होता है? वो आगे की तरफ मोशन चाहता है, क्योंकि वो मोशन में था, और यही इनर्शिया कहते हैं। इसको इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन। और आगे की तरफ आपको धक्का लगेगा। ठीक, उसी तरह अगर आप रेस्ट में हैं, क्या है? रेस्ट में, और आपको कोई मतलब गाड़ी झटके से स्टार्ट हो, तो आपको पीछे की तरफ धक्का लगेगा। क्यों? क्योंकि आपकी अपर बॉडी क्या थी? रेस्ट में, और लोअर बॉडी, आप गाड़ी बैठे हैं, गाड़ी झटके से स्टार्ट हो गई, तो आप पीछे की तरफ जाएंगे। तो इसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। समझ में आ गया इनर्शिया? चलो, इनर्शिया कैन बी अंडरस्टूड इन द पार्ट ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, समझा चुका मैं। इनर्शिया ऑफ मोशन, ये भी समझा चुका। एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन का समझो, कभी कभी ऐसा होता है कि बस जो है या कोई चीज पे आप घूम रहे हैं, और वो ऐसे ऐसे घूम रही है, ठीक, और एक बैग से डायरेक्शन चेंज होगा तो आपको झटका लगता है, तो वही है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। हाँ, मास क्या होता है? मास इज द मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी की इनर्शिया जो है उसके मास पे डिपेंड करती है, लेकिन ये ऐसा कंप्लीट लाइन नहीं होता है। समझो, अगर रोटेशनल मोशन है तो इनर्शिया का काम कौन करेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कौन करेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर ट्रांसलेशन मोशन है तो इनर्शिया का काम कौन करेगा? मास करेगा। आई होप आप क्लियर हो गए हैं आल, क्योंकि देखो सिस्टम ऑफ पार्टिकल ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट आप समझ सकते हैं। देख सकते हैं ये सब एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट के। ये है इनर्शिया ऑफ मोशन का, पढ़ लीजिएगा आप लोग। अ पैसेंजर इज अ बस, जर्क, ये सब मैं पढ़ा चुका। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन बॉडी डिपेंड अपॉन द मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है? p इंटू m इंटू v। ये क्या होता है? m इंटू v। और फोर्स इज इक्वल टू होता है, फोर्स, फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या? चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन में टाइम। मान लो, समझो, एक बॉडी है, एक बॉडी है जिसका मास m है और वेलोसिटी v है, ठीक। अब इसमें क्या लग गया? फोर्स लग गया। क्या लग गया? फोर्स लग गया।
फोर्स लगने के बाद इसका मास तो मान लो m ही था और वेलोसिटी v1 की जगह v2 हो जाए, तो यहाँ पे जो मोमेंटम था वो p1 था और यहाँ पे मोमेंटम क्या हो जाएगा, p2 हो जाए। तो जो लगा हुआ फोर्स है, लगा हुआ अप्लाइड फोर्स है, वो अप्लाइड फोर्स क्या आएगा, F इजिकल टू p2 माइनस p1, और कितने टाइम के लिए लगा है तो वो टाइम ये होगा। ठीक। अच्छा, इसको अगर हम मैथमेटिकली टर्म में समझे तो F इजिकल टू क्या आ जाएगा, डेल पी बाई डेल टी। अब अगर लिमिट लगा दें तो ये F इजिकल टू क्या आता है, डी पी बाई डी टी आता है। यही न्यूटन का सेकेंड लॉ भी है, यही न्यूटन का सेकेंड लॉ भी है। F इजिकल टू F इजिकल टू F इजिकल टू डी पी बाई डी टी, न्यूटन सेकेंड लॉ यही है। जो आप F इजिकल टू एम ए पढ़ते हैं, F इजिकल टू क्या पढ़ते हैं, एम ए, क्या पढ़ते हैं आप, F इजिकल टू एम ए पढ़ते हैं, वो यहीं से डेरिवेट होता है, वो यहीं से डेरिवेशन होता है उसका। समझ में आई बात। ये F इजिकल टू डी पी बाई डी टी को आप डेरिवेट करेंगे तो ये बनेगा। ठीक है, ऑल क्लियर। तो आप ये चीज़ समझ चुके हैं कि मोमेंटम क्या होता है, फोर्स क्या होता है, रिलेशन इनके क्या होता है। एक चीज़ और एक टर्म और आती है, एक टर्म आती है इम्पल्स। इम्पल्स, सर ये इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है फोर्स इनटू में टाइम, फोर्स इनटू में टाइम, जिसको आप चेंज ऑफ मोमेंटम कह सकते हैं, डेल्टा पी भी कह सकते हैं इम्पल्स को। ठीक, तो इतनी बातें आपको समझनी है। न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि वो सारे मतलब मतलब कि जब तक कोई फोर्स ना लग जाए, जब तक कोई फोर्स ना लगे तब तक बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अगर एक्सटर्नल फोर्स सारे जीरो हैं तो सबका सम, कौन सा सम, वेक्टर सम। ठीक, और न्यूटन के सारे लॉ, तीनों के तीनों लॉ कहाँ लगेंगे, जब बॉडी फ्रेम ऑफ इनर, क्या कौन से फ्रेम में रहेगी, इनर्शियल फ्रेम में। अगर वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में है तो क्या लगाना होगा, हम न्यूटन लॉ नहीं लगा सकते। ठीक, तो ये सब आप समझ सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं, ये सब आप देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। काम की चीज पे आते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ, इम्पोर्टेंट इम्पल्स, न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी, यही है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि F इजिकल टू डी पी बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, किसके, अप्लाइड फोर्स से। ठीक है, तो ये इसकी स्टेटमेंट है, ये आप देख सकते हैं, और इसी को डेरिवेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, F इजिकल टू एम ए आता है, तो ये भी आप देख सकते हैं। ये सब आप पढ़ चुके हैं। Some important part in the second law, F is equal to 0, A is equal to this is the consisting with the first law, और ये कहाँ से, इससे आप फर्स्ट लॉ डेरिवेट कर सकते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ से। The first law is the vector law, it is the equivalent to 3 equation, one of each component of vector। देखो, जो ये इक्वेशन है ये वेक्टर को फॉलो करता है, ये वेक्टर को फॉलो करता है। इम्पल्स पढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन देयर कैन बी इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। बेटा लेकिन एक्शन और रिएक्शन में बॉडी अलग अलग होती है, ये याद रखेंगे, ऐसा नहीं है कि सेम बॉडी होगी। ठीक है, एक आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन भी है कि क्या दोनों बॉडी, एक ही बॉडी पे एक्शन और रिएक्शन देखा जाता है, तो नहीं, पहली बॉडी पे अगर एक्शन होगा तो दूसरी बॉडी पे रिएक्शन होगा। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट एक्ट सेम बॉडी। ठीक, कहाँ थे हम, न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लिफ्ट केस, लिफ्ट केस, लिफ्ट केस। देखो, अब आ जाते हैं, समझ लिए। अब देखो, हमने समझा कि बॉडी क्या है जब रेस्ट में थी, बॉडी क्या है जब रेस्ट में थी तब का केस। अब आइए देखते हैं क्या है अपरेंट वेट ऑफ अ बॉडी और लिफ्ट का केस, जिसमें बच्चों के डाउट आ रहे हैं। चलिए,
पहला केस दिया है, पहला केस दिया है और इम्पोर्टेंट है कि लिफ्ट इज अ रेस्ट। अभी क्या है, लिफ्ट रेस्ट में। लिफ्ट क्या है बच्चा, रेस्ट में। इट मीन्स एक्सेलरेशन जो है जीरो, एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी भी जीरो है। एकदम धीरे धीरे समझेंगे, वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन जीरो। ठीक है, लिफ्ट कहीं नहीं जा रही है, न ऊपर जा रही है न नीचे जा रही है। अब देखिए, अब यहाँ कोई आदमी खड़ा है, क्या खड़ा है, या कोई वस्तु रखी गई है, ये एम वस्तु रखी गई है जिसका मास क्या है, एम है। तो इसका वेट क्या होगा, इसका एक्चुअल वेट, वो भी एक्चुअल, एक्चुअल जो वेट है ये mg के बराबर होगा, mg के बराबर होगा। ठीक, और इसका अपरेंट वेट, अपरेंट वेट का मतलब है कि चेंज वेट में जो बदलाव होगा वो भी, तो वो भी सेम ही होगा, अपरेंट वेट भी क्या होगा, mg ही होगा। क्यों, क्योंकि ये लिफ्ट जो है एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, लिफ्ट जो है एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। तो जैसे अर्थ पे होता है वही केस लिफ्ट में भी होता है। तो अगर लिफ्ट रेस्ट में है, लिफ्ट रेस्ट में है तो आप इसको क्या मानेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस केस को मानेंगे क्या, ये क्या है, इनर्शियल, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। न्यूटन थर्ड लॉ लगा देंगे। तो अपरेंट वेट मान लो ऊपर की तरफ है, तो ये mg, तो अपरेंट वेट बराबर एक्चुअल वेट, ये अपरेंट वेट है। एक काम करो, अपरेंट वेट को अगर हम टेंशन से दर्शा दें, अपरेंट वेट ही हमारा क्या है, टेंशन है। तो अपरेंट वेट जो है किसके बराबर हो जाएगा, टेंशन के, mg के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन लॉ लग जाएगा। और देखो इस बॉडी में टी ऊपर की तरफ और mg नीचे की तरफ, तो सिग्मा एफ वाई इजकल टू जीरो। कब, जब इनर्शियल फ्रेम, ये सिग्मा एफ वाई इजकल टू जीरो कब आता है, ये न्यूटन का लॉ कहता है कि जब नेट फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो, तो नेट फोर्स तो जीरो है ना, तो टी इजकल टू एम जी। क्योंकि बॉडी क्या कर रही है, एक्सेलरेट नहीं कर रही है, एक्सेलरेट नहीं कर रही है, तो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। अभी मैंने समझाया ना कि देखो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर रही है, इट मींस उस पे लगने वाले सारे फोर्स का सम क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन जीरो, तो लगने वाले दो फोर्स हैं, उन दोनों का सम क्या होगा, सिग्मा एफ वाई जीरो होगा। तो देखो एक काम करते हैं, थोड़ा सा साफ कर देते हैं, फिर से कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। इस केस को फिर से समझो, लिफ्ट क्या है, रेस्ट में, लिफ्ट क्या है, रेस्ट में। तो सबसे पहले बात ये है इनर्शियल, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल फ्रेम है ये क्या है, इनर्शियल फ्रेम, ये है इनर्शियल फ्रेम। क्यों इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि एक्सेलरेशन इसका जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो है तो न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि एफ क्या होगा, जीरो होगा। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। तो नेट फोर्स जीरो होगा। तो अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, मान लो ये एक लिफ्ट है, इसमें एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास m है। तो mg कहाँ होगा बेटा, mg होगा डाउनवर्ड। ठीक, और ये स्प्रिंग में लटका हुआ है और यहाँ रीडिंग बता रहा, किसकी रीडिंग बता रहा, अपरेंट वेट की रीडिंग। किसकी रीडिंग है यहाँ, किसकी रीडिंग आएगा यहाँ, अपरेंट वेट की रीडिंग। तो इसमें टेंशन आएगा, इसमें टेंशन आएगा। तो अगर मैं इसका FBD बना दूं, क्या बना दूं, फ्री बॉडी डायग्राम, क्या बना दूं, फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये टेंशन ऊपर की तरफ और mg नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ और mg नीचे की तरफ। अब देखो, अब ये कह रहा है कि नेट फोर्स जीरो, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि लिफ्ट इज रेस्ट, इट मींस इनर्शियल फ्रेम है, इट मींस इनर्शियल फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम है यानी कि न्यूटन लॉ लग जाएगा। अब न्यूटन लॉ लग जाएगा, इट मींस एक्सेलरेशन जीरो तो फोर्स इज जीरो।
तो रेस्ट तो था, तो एक्सेलरेशन तभी तो जीरो हुआ है। तो यानी कि यहाँ एक्सेलरेशन जीरो, तो फोर्स जीरो, यानी कि नेट फोर्स इन दोनों का सम। तो सर एक की डायरेक्शन इधर है, एक की डायरेक्शन इधर है, तो नीचे वाले को आप माइनस ले लो। तो टी माइनस एम जी इजकल टू क्या होगा, जीरो। तो टी इजकल टू क्या आ जाएगा, एम जी। तो आपको हो सके क्वेश्चन में टेंशन पूछे, हो सके आपको अपरेंट वेट लिख के दे, हो सके किसी स्प्रिंग की रीडिंग की बात करे, बात एक ही है। पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट केस समझते हैं। लिफ्ट मूव अपवर्ड और डाउनवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, दो केस हैं। अच्छा, मैंने समझाया कि देखो इनर्शियल फ्रेम वो होते हैं जो क्या हो, एक्सेलरेट ना होते हों, जो एक्सेलरेट नहीं होते हैं, और सारे इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन लॉ लगेगा। अगर तो यहाँ पे क्या है, एक्सेल कह रहा है क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी। इट मींस देखो कह रहा है कि लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर या तो नीचे जा रही है, चलो कोई बात नहीं। तो यानी कि ऊपर या नीचे जा रही है वो भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इट मींस एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो जहां दिखे, एक्सेलरेशन जीरो जैसे ही दिखा, वैसे ही हम क्या कहेंगे, दिमाग में तुरंत खटकना चाहिए, यार ये क्या है, ये इनर्शियल फ्रेम है। ये क्या है, इनर्शियल फ्रेम है। इट मींस न्यूटन लॉ हम लगा सकते हैं, न्यूटन लॉ वैलिड होगा। क्या होगा, वैलिड होगा, न्यूटन लॉ वैलिड होगा। तो क्या करेंगे, एक लिफ्ट बनाओ, इसमें एक मास रखो, इसको एक स्प्रिंग के थ्रू लटका दीजिए और इसमें रीडिंग देखिए। सर ये है एम जी, ये है एम जी, इसमें है टेंशन ऊपर की तरफ। अब मान लो कोई भी केस ले सकते हो, अप ले लो डाउन ले लो कोई बात नहीं। अगर मैं अप ले लूँ तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो है तो क्या कह रहा है, एक्सेलरेशन जीरो यानी कि इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम यानी कि न्यूटन लॉ वैलिड। और न्यूटन लॉ कहता है कि ए जीरो है, ए जीरो है, तो एफ नेट भी क्या होगा, जीरो होगा। तो एफ बी डी इसका अगर हम ड्रॉ कर लें, एफ बी डी यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, एफ बी डी फ्री बॉडी डायग्राम। तो टेंशन ऊपर की तरफ और एम जी नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ और एम जी नीचे की तरफ। तो यहाँ कहेंगे नेट फोर्स जीरो, यानी कि वाई डायरेक्शन के सारे फोर्स जीरो। अब ये कहना कि सर वाई डायरेक्शन ही क्यों, अरे बेटा एक्स डायरेक्शन में तो कुछ है ही नहीं, तो एक्स डायरेक्शन काहे को कंसीडर करो, रियल में तो सिग्मा एफ वाई और सिग्मा एफ एक्स जीरो होना चाहिए, लेकिन एक्स है ही नहीं कुछ, तो क्यों मैं कंसीडर करूँ, टाइम वेस्ट करना। सिग्मा एफ वाई इजकल टू जीरो, और सिग्मा एफ वाई जीरो यानी कि एक ऊपर की तरफ है, एक की डायरेक्शन अपवर्ड है, एक की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो कोई नीचे वाले को माइनस ले लो, टी माइनस एम जी इजकल टू जीरो। इट मीन्स टी इजकल टू एम जी, क्या आ जाएगा, टी इजकल टू एम जी, और यही अपरेंट वेट इजकल टू एक्चुअल वेट हो जाएगा। जो इसकी बाहर लिफ्ट के बाहर की जो वेट है वो एक्चुअल वेट है। इस सामान को बाहर निकालिए और अर्थ पे रख के इसका वेट कीजिए, वो क्या है, एक्चुअल वेट, और लिफ्ट के अंदर उसकी अपरेंट वेट, जो कि ये रीडिंग दिखा रहा है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं दोनों केस। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अब आ जाओ थर्ड केस, लिफ्ट एक्सेलरेटिंग। अब आ गया इंपॉर्टेंट केस, वेरी इंपॉर्टेंट, जहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं। लिफ्ट एक्सेलरेटिंग अपवर्ड एट द रेट ऑफ ए। अब समझो, अब जो है नेट एक्सेलरेशन नॉट बी जीरो, नेट एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, यानी कि एफ नेट जो है वो भी जीरो नहीं है, वो भी जीरो नहीं है। ओ, यानी कि अब ये एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो नहीं है, यानी कि बॉडी क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है। एक्सेलरेट होने के कारण ये अब कैसा वर्क करेगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ये क्या है, नॉन
इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो सर नॉन इनर्शियल फ्रेम है ये जब, तो यहाँ पे क्या न्यूटन लॉ लगेगा? न्यूटन न्यूटन साहब का जो लॉ है, न्यूटन लॉ नॉट वैलिड। क्या है? नॉट वैलिड। ओके, नॉट वैलिड है। मान लो ये लिफ्ट और अपवर्ड जा रही है, क्या? एक्सेलरेशन इसका ऊपर की तरफ, यहाँ बॉडी ये m, और यहाँ एक अपरेंट वेट करने के लिए मशीन, इसका mg डाउनवर्ड, और इसमें टेंशन अपवर्ड। ओके, ठीक है। अब समझिए, न्यूटन लॉ इसमें वैलिड नहीं हुआ। न्यूटन लॉ इसमें वैलिड नहीं हुआ किस केस में? जब बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही सिखाया कि जब बॉडी एक्सेलरेट करेगी तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होगा, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। और सारे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन लॉ वैलिड नहीं होता है, न्यूटन लॉ वैलिड नहीं होता है। तो सर अब क्या करेंगे? और दूसरा तो हमारे पास इक्वेशन है भी नहीं, तो सर हम इसको पहले इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कन्वर्ट करेंगे। नॉन इनर्शियल फ्रेम को हम क्या करेंगे? कन्वर्ट, क्या करेंगे? कन्वर्ट इनटू इनटू किसमें? इनर्शियल, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कन्वर्ट करेंगे किसमें? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो सर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या, ऐसा क्या कर दिया अंतर था नॉन इनर्शियल और इनर्शियल में? सर एक्सेलरेशन का अंतर था। किसका अंतर था? एक्सेलरेशन था। सारी मुसीबत की जड़ ये एक्सेलरेशन है। तो अगर मैं इस बॉडी को जितना एक्सेलरेशन इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट दे रहा है, क्या कर रहा है? जितना एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ लिफ्ट दे रहा है, सारे चीजों को बंद कर दो, ध्यान से सुनो, लिखना बंद, सब कुछ बंद, ध्यान से सुनो। ये जो सिस्टम है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। सिस्टम क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। जब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, तो न्यूटन लॉ नहीं लगा सकते। तो सर न्यूटन लॉ नहीं लगा सकते तो हमारे पास तो दूसरा लॉ ही नहीं है, सेकंड लॉ हमारे पास है ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? सर ऐसा करेंगे कि हम इसको इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? कि जितना एक्सेलरेशन, सारी मुसीबत की जड़ ये एक्सेलरेशन था, तो जितना एक्सेलरेशन इसको लिफ्ट दे रही है उतना ही एक्सेलरेशन मैं नीचे की तरफ दे दूंगा, उतना ही एक्सेलरेशन मैं नीचे की तरफ दे दूं। तब ए ऊपर और ए नीचे, तो नेट ए क्या हो जाएगा? नेट ए यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ओके, दे देंगे। लेकिन सर नीचे एक्सेलरेशन देंगे कैसे? सर फोर्स के थ्रू देंगे। फोर्स, ये कहता है ना न्यूटन सेकंड लॉ कि F इज इक्वल टू ma। तो इसको एक्सेलरेशन देने के लिए, इसको एक्सेलरेट करने के लिए डाउनवर्ड कितना हमें फोर्स लगाना होगा? तो F इजिकल टू ma जितना लगाना होगा। तो ये कितना लगेगा? यहाँ जो फोर्स लगाना पड़ेगा न्यूटन लॉ को वैलिड कराने के लिए, वो कितना लगाना होगा? F, किसकी वैल्यू आएगी? ma। ठीक, समझ में आई बात? अब देख लो, अब जितना एक्सेलरेशन ऊपर उतना एक्सेलरेशन नीचे, यानी कि नेट एक्सेलरेशन 0। अब नेट एक्सेलरेशन 0 इट मींस एफ नेट भी क्या हो गया? 0 हो गया। अब केस में अब क्या न्यूटन लॉ वैलिड हो जाएंगे? न्यूटन लॉ वैलिड हो गया। ठीक, और इस फोर्स को ही क्या कहते हैं? स्यूडो फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्यूडो फोर्स। जो कि ऐसा तो लगा नहीं है, हम कैलकुलेट करने के लिए लगाते हैं। हम क्या करते हैं? कैलकुलेट करने के लिए, कैलकुलेशन के लिए ये लगाते हैं, इसीलिए इसको आभासी फोर्स कहते हैं। अब वो जो है चीजें बन गई। नेक्स्ट पेज पे हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन क्या होगा इसका? अब इसका एफबीडी बना लो। एफबीडी, एफबीडी बनाएंगे। एफबीडी बनाएंगे तो ये क्या?
mg डाउनवर्ड, टेंशन अपवर्ड, और एक सूडो फोर्स आया कौन, जो हमने न्यूटन लॉ को वैलिड करने के लिए लगाया, एम ए डाउनवर्ड। अब क्या, अब न्यूटन लॉ वैलिड हो गया, अब न्यूटन लॉ वैलिड हो गया, इट मींस इक्विलिब्रियम यूज कर लो, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये टी माइनस एम ए माइनस एम जी इज इक्वल टू क्या, जीरो। तो टी इज इक्वल टू, ये उधर चले जाएंगे, एम क्या आ जाएगा, ये उधर जाएंगे तो दोनों के दोनों प्लस हो जाएंगे, ए प्लस जी हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, टी की वैल्यू, टी इज इक्वल टू एम ए प्लस जी आ जाएगा। इट मीन्स वेट, अपरेंट वेट जो है इस केस में बढ़ जाएगा, अपरेंट वेट ग्रेटर देन एक्चुअल वेट। मान लो अगर इस वस्तु को लिफ्ट के बाहर क्या करें, अगर वजन किए और इसका वेट जो आता है वो 100 न्यूटन आता है, एक्चुअल वेट, कब, जब अर्थ पे रख के वेट किया, ठीक। और फिर उसके बाद अगर हम किसी एक्सेलरेटिंग लिफ्ट में जाएंगे तो उसका वेट 100 से ज़्यादा आएगा। कितना ज़्यादा आएगा, तो ये एक्सेलरेशन पर डिपेंड करेगा। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। न्यूटन लॉ, ये इनर्शियल फ्रेम नहीं था, तो इनर्शियल फ्रेम नहीं था तो न्यूटन लॉ नहीं लगा सकते, न्यूटन लॉ नहीं लगा सकते तो हमारे पास दूसरा लॉ है नहीं इतने। तो हम क्या करेंगे, पहले उसको इनर्शियल फ्रेम को, नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, इनर्शियल फ्रेम में। इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को जीरो, तो जितना अगर अपवर्ड एक्सेलरेशन था तो उतना ही डाउनवर्ड लगा दो, डाउनवर्ड लगा दिया तो ए ऊपर जितना उतना नीचे, तो नेट ए जीरो, नेट ए जीरो हो जाएगा, तो एफ इज इक्वल टू जीरो। तो ये आप समझ सकते हैं। अब है लिफ्ट एक्सेलरेशन अपवर्ड एट जी। सरो, अब इतना इसमें समझाने की जरूरत नहीं है जितना वहां समझाया, ठीक है। एक बार समझ जा दिया आपको, समझ में अब आ गया। जिसको नहीं समझ में आया, अभी ये वीडियो 2 बार 3 बार देखेगा, 2 बार 3 बार ये वीडियो देखेगा। सर ये देखो mg अब क्या कर रहा है, अब ये एक्सेलरेशन तो है लेकिन एक्सेलरेशन g के बराबर है, और रियल में एक g तो नीचे की तरफ लगता है। तो बस वही सब चीज, सब कुछ वही डर रहेगा, सारा खेल वही कि एक्सेलरेट कर रहा है, यानी कि न्यूटन लॉ वैलिड नहीं है। क्यों नहीं वैलिड है, क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। अब इसको इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट करना है, यानी कि नेट एक्सेलरेशन जीरो करना है। नेट एक्सेलरेशन जीरो करना है तो एक स्यूडो फोर्स आएगा जो डाउनवर्ड लगेगा, जिसकी वैल्यू क्या आती है, एम ए आती है, ठीक। तो वही टी माइनस एम ए। अब एफ बी डी बना लो पहले। एफ बी डी क्या आएगा, एफ बी डी आएगा टी, ये ऊपर की तरफ है, एक सेकेंड, एफ बी डी कुछ ऐसा होगा कि ये बॉडी टेंशन ऊपर की तरफ, एम जी नीचे की तरफ, और एम ए जो न्यूटन लॉ को वैलिड कराने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाता है। कैसा लगाया जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में, वो डाउनवर्ड हो गया। तो इसको करेंगे तो टी माइनस एम ए माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो। तो टी इज इक्वल टू, ये इधर जाएंगे तो एम ए प्लस जी, जो कि आप पिछले वाले में भी यही देखे थे। अब ये केस कह रहा है कि जो ए है वो जी के बराबर है, तो यहाँ लिख दीजिए टी इज इक्वल टू एम ए की जगह जी, और जी ऑलरेडी है, तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2mg। तो टेंशन या अपरेंट वेट क्या हो जाएगा, जस्ट एक्चुअल वेट के डबल हो जाएगा, एक्चुअल वेट के डबल हो जाएगा। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब आगे आने वाले सारे केस में यही कॉन्सेप्ट लगाना है, भूलना नहीं है। जहां जहां एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ फ्रेम रहेगा, वहां वहां आपको क्या लगाना होगा, एक सूडो फोर्स अज्यूम करना होगा, एक सूडो फोर्स अज्यूम करना होगा। जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक क्या है, स्यूडो फोर्स है, स्यूडो फोर्स है, और वो भी न्यूटन को, न्यूटन लॉ को वैलिड करने के लिए लगाया जाता है सर्कुलर मोशन में, ठीक। चलिए
नेक्स्ट लिफ्ट एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड। अब बेटा देखो, सब कुछ वही, सब कुछ वही। यहाँ पे है एक वेट, ये यहाँ डाउन, अब लिफ्ट क्या कर रही है, एक्सेलरेट हो रही है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड एक्सेलरेट हो रही है, और जी ऑलरेडी डाउनवर्ड है। अब फिर एक्सेलरेशन आ गया, लिफ्ट क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है, एक्सेलरेशन आ गया, यानी कि नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल है तो इनर्शियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जितना इसके पास एक्सटर्नल एक्सेलरेशन है उतना ही विपरीत में एक्सेलरेशन दे दो इसको, तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। नेट एक्सेलरेशन जैसे ही जीरो हुआ वैसे ही दिमाग में आ गया कि सर न्यूटन लॉ ऑफ क्या हो गया, वैलिड हो गया। इट मींस सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। हालांकि सिग्मा एफ एक्स भी जीरो, लेकिन एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अब क्या बना देंगे, अब हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम एफ बी डी। तो इसमें जो एम ए की डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, पहले तो ये क्लियर कर लो। एम ए की डायरेक्शन होगी वो कैसी, ऊपर की तरफ, कैसी होगी, ऊपर की तरफ। तो यहाँ टेंशन ऊपर, एम जी नीचे, और एम ए भी क्या हो जाएगा, ऊपर, एम ए ऊपर। तो अब इसका ये लिखेंगे क्या, सिग्मा, सिग्मा एफ वाई इज जीरो, तो टी प्लस, अब देखो एम ए ऊपर है तो प्लस आ जाएगा, एम जी नीचे है तो माइनस, इज इक्वल टू जीरो। तो टी इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा एम जी माइनस एम ए, एम को कॉमन ले लीजिए तो जी माइनस ए। जब लिफ्ट नीचे की तरफ जाएगी तो अपरेंट वेट एक्चुअल वेट से घट जाता है, एक्चुअल वेट से घट जाता है, एक्चुअल वेट से क्या हो जाता है, घट जाता है। अब लिफ्ट एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, अब वही केस, सेम केस क्या है, ये लिफ्ट अब क्या कर रही है, एक्सेलरेट हो रही है डाउनवर्ड, एक्सेलरेट हो रही है डाउनवर्ड, लेकिन ये जो है जी के बराबर है तो एम जी इसका डाउनवर्ड, और ये इधर तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा, एम जी ही लगेगा। तो ये जो फॉर्मूला अभी अभी आपने निकाला ना, टी इज इक्वल टू एम जी माइनस ए, ये किसके लिए है, ये डाउनवर्ड के केस के लिए है, किसके लिए, डाउनवर्ड के केस के लिए। और यहाँ ए की वैल्यू जी है तो टी इज इक्वल टू क्या रखेंगे, एम जी माइनस जी, तो टी इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि वेटलेस हो जाएगा बॉडी, बॉडी का क्या हो जाएगा, वेट खत्म। ये हमेशा याद रखें, जब डाउनवर्ड जाएगा तो ये बनेगा, और उसी तरह हाँ अपवर्ड जाएगा तो ये बनेगा। ये किसके लिए है, ये अपवर्ड के लिए है, ये अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन, विथ ए एक्सेलरेशन, ठीक। और ये किसके लिए था, ये डाउनवर्ड के लिए था विथ एक्सेलरेशन। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया, ठीक। अब ए जो है जी से ज़्यादा होगा तो वो छत से जाके टच हो जाएगा, बॉडी छत पे जाके टच हो जाएगा, ठीक है। अपरेंट वेट निगेटिव मींस द बॉडी विल राइज। अब देखो, अब आपको पता है अपरेंट वेट या टेंशन इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू क्या है रहा, एम जी माइनस ए। अब आप कह रहे हैं कि ए की वैल्यू जी से ज़्यादा कर दो, इट मीन्स टी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव होने का मतलब है क्या हो जाएगा, अपरेंट वेट ऑफ निगेटिव मीन्स द बॉडी विल राइज फ्रॉम द फ्लोर एंड लिफ्ट स्टिक द सेलिंग ऑफ द लिफ्ट, मतलब लिफ्ट के सेलिंग पे बॉडी जाके चिपक जाएगी, ठीक। तो आई होप आपको लिफ्ट के सारे केस समझ में आ गए। न्यूटन लॉ कैसे यूज करना है ये भी समझ में आ गया कि न्यूटन लॉ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या, इनर्शियल फ्रेम में ही वैलिड होते हैं, न्यूटन के लॉ इनर्शियल फ्रेम में ही वैलिड होते हैं। अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो उसको पहले इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे, उसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, इनर्शियल फ्रेम में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक स्यूडो फोर्स लगाएंगे, अपोजिट एक्सेलरेशन, ठीक, फिर वो इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद अप्लाई कर देंगे। चलो, आई होप आपको ये सेशन, ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा,
ठीक है, आप जिसके भी लिफ्ट के केस में या न्यूटन लॉ कहाँ लगते हैं, कैसे लगते हैं, ये सारे डाउट मैं इसमें ख़त्म करते हुए चला हूँ। सिर्फ लिफ्ट केस को नहीं मैंने ध्यान रखा है, मैंने न्यूटन लॉ कहाँ और कैसे लगाए जाते हैं, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन लॉ को मैंने पूरा डिटेल में समझाया है। आपका कमेंट बहुत ज़रूरी है, ताकि मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। आपकी और भी किसी भी कॉन्सेप्ट में क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ये डिमांडिंग वीडियो है। ये क्या है? डिमांडिंग वीडियो, आपके डिमांड के हिसाब से बनाई गई वीडियो है। ठीक है, जैसा आप डिमांड किए थे कि मुझे, मतलब कुछ बच्चों के डिमांड थे, कुछ बच्चे क्लास में भी कह रहे थे, तो उसके लिए ये चीज़ कराई गई है। हालांकि डिटेल में मैंने इसको क्लास में ऑलरेडी पढ़ाया है। जो बच्चे मेरे से क्लास में पढ़े हैं इग्नाइट क्लासेस के, ठीक है, ऑफलाइन बैच में, वो बच्चे ये जानते हैं। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। हंसते रहिए, खुश रहिए, क्वेश्चन करते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी को और मजबूत बनाइए। किसके साथ? विथ इग्नाइट फैमिली के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।